चलिए, आज की करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से मतलब क्या है कि आज 2 गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बेटा, जो आप लोगों को पढ़नी है, क्योंकि ये सरकारी जो योजनाएं होती हैं, फिर हम सरकार की योजनाएं जो होती हैं, वो किसी भी एग्जाम में तो पूछी ही जाती हैं, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन वही आ जाता है। फिर लगता है यार ये करंट अफेयर्स का था और ये स्कीम आ गई, हमने पढ़ा ही नहीं था, या फिर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो ये सब चीजें आज हम कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि इस टाइम अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं रोमा क्लासेस ऐप पे, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक कोर्स पे 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए। और मेरा नाम है ऋतुप्रिया पांडे, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा है बच्चों कि आप लोग पीडीएफ रिवाइज किए हैं, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज फ्रॉम सितंबर 11 to 13, 2025? कौन सा देश 11 से 13 सितंबर 2025 तक पांडुलिपि विरासत पर अपना पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित करेगा? जहां पे भी पहला आ जाए, भले ही वो कोई पहला व्यक्ति हो, कोई पहला देश हो, या फिर कोई पहली चीज हो, ठीक है, कोई भी पहला आ जाए बेटा, या फर्स्ट आ जाए, वो आपके लिए एकदम अलर्ट मोड पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पहले से पूछे जाते हैं। मैम बीपीएससी के लिए लास्ट में कुछ स्टडी टिप्स बता दीजिएगा इफ पॉसिबल सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी बेटा, आप परेशान मत हो, बीपीएससी बिल्कुल कर लेंगे हम, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। गुड इवनिंग डिम्पल बेटा, गुड आफ्टरनून प्रियंका बेटा। कोमल का आया सी, वेरी गुड। निधि का भी आया इंडिया, प्रियंका का भी आया सी, वेरी गुड बेटा। और बीपीएससी तो हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे, आपको टेंशन ले। एक तो करंट अफेयर्स है, प्लस ये जो बीच में गैप हुआ है उसमें मैं कोशिश करूंगी बेटा कि पिछले जो 1-2 महीने की करंट अफेयर्स है वो भी मैं आपको पढ़ा दूं। ओके, उसके लिए मुझे थोड़ा संडे को भी क्लासेस लेनी होंगी, ताकि आप लोगों का वो पार्ट भी कंप्लीट हो जाए करंट अफेयर्स का। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन सी, वेरी गुड, इंडिया या फिर भारत। भारत में कहा? देखिए, भारत मंडपम में ये होगा। भारत मंडपम है कहाँ? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि भारत मंडपम की लोकेशन क्या है। मतलब सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, यूपीएससी में आया था, तो इसका है आंसर न्यू दिल्ली। ठीक है। अच्छा, मनुस्क्रिप्ट से रिलेटेड है बेटा, ठीक है, तो ये हमारी कौन सा मिनिस्ट्री है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर ये काम करने वाला है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये हिंदी में भी स्लाइड है, आप परेशान मत होइएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, मैं दोनों ही ओपन कर दूंगी, हिंदी वाली भी। बस एक बार मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसका टारगेट क्या है, एम क्या है? टारगेट नहीं, एम क्या है मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज का या फिर पांडुलिपि विरासत का? ये जो सम्मेलन किया जाएगा, क्यों किया जाएगा भाई? वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि देखिए, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा थी, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, पूरे विश्व में उन बातों को बताया जा सके कि भाई भारत में जो हमारे जो पूर्वज थे, एंशिएंट स्कॉलर्स थे, वो इतने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, ठीक है, ताकि पूरे विश्व को भारत की उस मतलब एक होता है ना अचीवमेंट के बारे में पता चल सके, प्रमोट किया जा सके। और इसका टाइटल क्या होगा जो इवेंट होगा? इसका टाइटल है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, क्या हो रहा है इतना स्लो। ये है, हिंदी में भी देख लीजिए। उद्देश्य है भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान का संरक्षण, संवर्धन और विश्व के साथ साझा करना, हमारी जो प्राचीन पांडुलिपि का ज्ञान है उसको। कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? तो पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत का पुनः प्राप्ति।
ठीक है, टाइटल पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली बार है जो इस टाइप की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि हेरिटेज पे हो रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी चीज हो, पूरी दुनिया में कोई भी चीज अगर पहली बार की जा रही है बेटा, तो वो भी आपके लिए एकदम अलर्ट मोड पे हो जाना चाहिए कि अरे पहली बार है, कंपल्सरी है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया विच इज एडेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 47th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन पेरिस। भारत के उस विरासत स्थल का नाम बताइए जिसे पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें या 47वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये है आपके ऑप्शंस, बताइएगा इसका आंसर क्या है। गुड आफ्टरनून मनु बेटा, गुड आफ्टरनून। 2 का आया डी, वेरी गुड। निधि का भी आया डी, मनु का भी आया डी, वेरी गुड बेटा। बिल्कुल बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। धुआं, हाँ, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप या फिर मराठा सैन्य परिदृश्य जो है, इसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। और ये कब किया है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वन डे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसका एसएससी वगैरह होता है, कि जो अभी 47th सेशन या फिर हम बोले जो 47वां सत्र हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, वो कहाँ हुआ था, लोकेशन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पेरिस में हुआ था, पेरिस यानी कि फ्रांस। ठीक है, पेरिस यानी कि फ्रांस, यहाँ पे हुआ था। अब यूनेस्को के बारे में है तो हमने पिछली बार भी अभी सैटरडे को यूनेस्को के बारे में हमने पढ़ा था बेटा, क्योंकि यूनेस्को ने 3 ऐसी साइट्स हैं जिनको डेंजर लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, याद है आपको, 3 ऐसी साइट्स हैं जिनको डेंजर लिस्ट से उसने बाहर निकाला है, इसलिए हमने वो पढ़ा था यूनेस्को। आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी जो 47th मीटिंग है उसमें इंडिया की एक साइट को जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वनडे एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म पूछा हुआ है बेटा, ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है और स्टेट पीएससी में भी पूछा हुआ है। तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी में भी है, आप सबको पता है। पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको बनाया कब गया था, 16 नवंबर 1945। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को बनाया गया था और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको बताती हूँ आपको क्यों बनाया गया था। देखिए, मैंने ये आपको सैटरडे भी बताया था, हमेशा ही बताऊंगी कि बेटा एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है जब, ठीक है, एक देश दूसरे देश से इंटरेक्ट करेगा, एजुकेशन से रिलेटेड बातें, मान लीजिए कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि यार ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी होना चाहिए, तो हम इनसे कोलैबोरेट भी कर लेते हैं। बहुत सी चीजें हमने देखा होगा कि दूसरे देश का जो कॉलेज है उसका एक ब्रांच हमारे देश में खोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं। कोलैबोरेट करने से क्या होता है बेटा कि दोनों देशों के बीच में जो आपसी संबंध है, ठीक है, वो बहुत अच्छे बनते हैं। अगर 2 लोग दोस्त बन जाएंगे तो झगड़ा तो करेगा नहीं ना कोई, तो शांति भी बनी रहेगी। एक नटशेल में मैं आपको ये बता रही हूँ। और उसके अलावा ये एजुकेशन है, एजुकेशन आप किसी भी फील्ड में ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ साइंस में ही हो, एजुकेशन तो आर्ट एंड कल्चर किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है, हमने देखा है बहुत सी जगह जो है हम मतलब हमारे देश का जो कोई भी एक पर्टिकुलर डांस है, मान लीजिए गरबा है, ठीक है, वो यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वहां पे इंडियंस भी बहुत है, लेकिन उसके अलावा भी वहां सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड अगर गरबा को
वेलकम कर रहा है कि भाई ये डांस यहाँ होना चाहिए, तो अच्छी बात है ना। ऐसे क्या है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम में जो हमारा आर्ट है, उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन हो रही है ना। तो यहाँ पे वही है, टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंसेस एंड कल्चर। अच्छा, यूनेस्को से मैं अभी गरबा से मुझे याद आया कि यूनेस्को बेटा देखो, एक तो ये साइट बताया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना, एक होती है टेंजिबल इनटेंजिबल, उसकी भी लिस्ट होती है। गरबा से मुझे याद है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल यानी जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब कैसे? आप गरबा डांस कर रहे हैं, उसको टच थोड़ी कर रहे हैं, वो तो भाई एक फॉर्म है डांस का। तो गरबा जो है वो हमारा इनटेंजिबल साइट में आता है यूनेस्को के। गरबा गरबा अभी जो मैं आपको बता रही थी उससे याद आया, गरबा डांस जो है वो इनटेंजिबल में आएगा, जिसको आप छू नहीं सकते। और टच करने का मतलब, टेंजिबल का मतलब जैसे कि ताजमहल, आप ये कोई एक चीज है मान लीजिए जिसको आप छू सकते हैं, है ना, हम हाथों से टच कर सकते हैं, उसको हम टेंजिबल कहते हैं। और जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको इनटेंजिबल कहते हैं। जैसे कि आपने घूमर डांस भी सुना होगा, है ना, घूमर डांस राजस्थान का फोक डांस है, तो ये भी बेटा इनटेंजिबल है। ओके, अब देखिए यूनेस्को के टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो ये हैं 194 और 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, और पेरिस यानी फ्रांस में है। और इसके हेड का भी नाम पूछा जाता है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संयुक्त राष्ट्र के होते हैं, या फिर हम बोले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बेटा, इनके हेड का, लीडर का, डायरेक्टर जनरल, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग लीडर की पोजीशन का नाम होता है। जैसे यहाँ पे हेड बोला जाता है, WHO में जो लीडर होता है उसको डायरेक्टरेट जनरल बोला जाता है। तो उसका नाम जरूर पूछा जाता है कि भाई कौन है इस टाइम। तो याद रखिएगा यूनेस्को के इस टाइम जो हेड है वो है ऑड्रे अजोले। हिंदी में भी एक बार आप देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। चंचल नमस्कार नमस्कार। हाँ बिल्कुल मनु, जिसको हम टच कर सकते हैं। कोई बात नहीं चंचल, पढ़ रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। मैम, 3 डेंजर इंडिया का या वर्ल्ड से यूनेस्को से निकाला गया है, वर्ल्ड से बेटा निकाला गया है। ठीक है निधि, ये हमने सैटरडे में पढ़ा था। वर्ल्ड से 3 ऐसे साइट हैं जो कि डेंजर जोन में थी, लेकिन उनकी बहुत ही अच्छी देखरेख की गई है, इसलिए अब उनको कोई खतरा नहीं है, तो उनको खतरे की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है यूनेस्को ने। हाँ सोनू बताइएगा, पूछिए। हरेला फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है बताइए? हरेला त्योहार कौन से राज्य का त्योहार है? सुनो, अपना आप क्वेश्चन पूछिए बेटा। 3 का ए, वेरी गुड मनु, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल यूके यानी उत्तराखंड। 43 नंबर पे यूनेस्को में शामिल कौन सा है इंडिया का? अच्छा अच्छा 43। देखो नंदा देवी वहीं पे है, निधि गुप्ता बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। ये पूरी लिस्ट या फिर सिर्फ 43rd चाहिए बेटा, ये बताइए। देखिए पूरी लिस्ट भी है, और अगर 43 चाहिए तो 43 का 1 मिनट मैं यहाँ पे लिखती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए असम का है, ये हमने लास्ट ईयर की करंट अफेयर्स में क्लास में हमने कवर किया हुआ था। ठीक है, अहोम डायनेस्टी ने बनाया था। अहोम डायनेस्टी देखिए असम की है, अहोम डायनेस्टी ने बनाया था मोइदम को। तो ये है 43rd
यूनेस्को का साइट। ठीक है बेटा, होम डायनेस्टी द्वारा असम में है ये हमने लास्ट ईयर कवर किया है। अब देखिए उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो इस न्यूज में है, और भी थोड़ा मैं बता दूंगी। पहली बात कि 16 जुलाई को हरेला त्योहार मनाया जाएगा, और इस दिन यहाँ के जो सीएम हैं, उत्तराखंड हैं तो उत्तराखंड के सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है। इन्होंने बोला है कि हम पूरे राज्य में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाएंगे ताकि एनवायरमेंट के प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकें। और कैसे बोले कि भाई एनवायरमेंट को बचाना है, प्रोटेक्टिंग नेचर मदर अर्थ। नॉर्मल सी बात है भाई, पेड़ पौधे लगाओगे तो आप लोगों को एनवायरमेंट के लिए अवेयर करोगे कि पौधे लगाओ वरना पृथ्वी खराब हो जाएगी। हम ही तो खराब कर रहे हैं, पेड़ पौधे हम ही काट रहे हैं। अब देखिए ये एक चीज है जो मैं उस दिन आपको बताना चाह रही थी। ये लोकेशन बेटा, अब ये ज्योग्राफी है, मैं आपको इससे रिलेटेड पूछती हूँ। पहले मैं सोनू से पूछूं। सोनू समझ में आ गया बेटा? ओनली 43, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी, बिल्कुल बिल्कुल मनु, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हो गया सोनू, आपका डाउट क्लियर हो गया? चलिए अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है कि इसको ईस्ट से वेस्ट की साइड लोकेशन को आप लगाओ, सही क्रम में लगाओ। ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की ओर आपको लगाना है। पूरब से पश्चिम बोल लें या फिर पश्चिम से पूरब बोल लें। अगर पूरब से पश्चिम या ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है तो पहले बद्रीनाथ आएंगे, फिर केदारनाथ आएगा, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। अगर मान लीजिए ये है हमारा ईस्ट से वेस्ट, और उसी तरीके से अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछा है ज्योग्राफी में तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। एक क्वेश्चन ये आपका आता है। दूसरा आता है ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, धौली गंगा। धौली गंगा जहां पे अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बेटा याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है ये। ठीक है, आप लोगों ने एनसीईआरटी में ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है बेटा अभी एनसीईआरटी में तो अब पढ़ लीजिए। ठीक है, जहां पे धौली गंगा अलकनंदा से बेटा मिलती है उस लोकेशन को कहते हैं विष्णु प्रयाग, और ये देखिए बद्रीनाथ से आती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। ठीक है, अलकनंदा को आगे ज्वाइन करती है नंदाकिनी रिवर, और नंदाकिनी जहां पे अलकनंदा को ज्वाइन करती है उसको नंद प्रयाग कहते हैं। 5 प्रयाग होते हैं जिसकी वजह से पंच प्रयाग बोला जाता है इसे। ठीक है, पंच प्रयाग इसको बोला जाता है। तो पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग। ये लोकेशन भी, ये जो क्रोनोलॉजी है बेटा ये आपको याद करनी है कि पहले कौन सा प्रयाग आएगा, दूसरे पे कौन सा प्रयाग आएगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। पहले आएगा विष्णु प्रयाग जहां पे धौली गंगा मिलेगी अलकनंदा से, फिर आएगा नंद प्रयाग जहां पे नंदाकिनी रिवर मिलेगी अलकनंदा से, फिर आएगा कर्ण प्रयाग जहां पे पिंडर गंगा मिलती है अलकनंदा से, फिर आएगा रुद्र प्रयाग। ठीक है, ये देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, अब आ रहे हैं रुद्र प्रयाग। यहाँ पे मंदाकिनी, मंदाकिनी देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से ये ओरिजिन होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर निकलती है, केदारनाथ से। मंदाकिनी एक हीरोइन का भी नाम था, आपने मूवी अगर सुनी होगी तो राम तेरी गंगा मैली, उसकी जो लीड एक्ट्रेस है उनका नाम मंदाकिनी है, उनका नाम इसी रिवर पे रखा गया होगा तो जो लग रहा है। तो याद रखिएगा मंदाकिनी रिवर जो है केदारनाथ से निकलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन करती है। फिर लास्ट में आता है देव प्रयाग, यहाँ पे आ गए भागीरथी, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है बेटा। भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, उसके बाद वो नीचे जब बहती है तब अलकनंदा का नाम जो है गंगा हो जाता है। ठीक, और ये है यमुनोत्री। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलेगी? बट ऑब्वियस है यमुना। ओके,
तो ये पता चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने इसके बारे में और भी पढ़ा है कि भाई ठीक है, सन 2000 में, ठीक है, यूपी से अलग होके उत्तराखंड एक अलग स्टेट बनाया गया था। ओके, ये पता चल गया। कौन सा ईयर था? 2000। जैसा तेलंगाना बना है 2014 में, 2000 में बना है उत्तराखंड, 2000 में ही बना है बेटा झारखंड, और 2000 में ही बेटा बना है छत्तीसगढ़। झारखंड बना है बिहार से, छत्तीसगढ़ बना है मध्य प्रदेश से, और उत्तराखंड बना है उत्तर प्रदेश से। ये हो गया। उसके अलावा इंडिया का सबसे पुराना या फिर पहला नेशनल पार्क, जिसको कि हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, ये भी उत्तराखंड में ही है। ओके, उत्तराखंड इकलौता अभी ऐसा स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 44। ये पॉलिटी का भी पार्ट है बेटा। आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी या फिर हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका पार्ट है। ओके, समझ में आया? अच्छा, हो सकता है देखिए कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि लोग 1-2 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ लेते हैं, तो इससे याद रखिएगा कि ये एक अभी तक का पहला ऐसा स्टेट है जिसने ये बोला है कि भाई अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, लोग देखते हैं ना दंगा फसाद करते हैं, तो जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, वो क्या करते हैं? तोड़ फोड़ कर देते हैं, है ना। मान लीजिए हॉस्पिटल है तो मेडिकल स्टोर तोड़ देते हैं, अगल बगल के हॉस्पिटल में मारधाड़ कर देते हैं, गाड़ियां बर्बाद कर देते हैं, बसें जला देते हैं, है ना। तो इस सरकार ने बोला है कि भाई हम प्रॉपर्टी राइट बिल ले आ रहे हैं। उसके तहत क्या होगा कि जिसने भी सीसीटीवी कैमरा लगे रहेंगे, जिन जिन लोगों की पहचान हो जाएगी जो कि प्रोटेस्टर्स हैं, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, सरकार उनको पकड़ेगी। सरकार यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उनको पकड़ेगा, उन लोगों को, और उन्हीं के पैसों से, मतलब कि जिन्होंने तोड़ा है, ठीक है, ये जो प्रोटेस्टर, जो उग्रवादी हैं, जिन्होंने वो प्रॉपर्टी तोड़ी है, जिन्होंने वो ऑटो रिक्शा को जलाया है, जिन्होंने उस बस को जलाया है, उन्हीं से पैसा निकलवाएगी और बोलेगी भाई तूने जो है ये बस जलाई है ना, अब इसका हर्जाना भी तेरे को भुगतना पड़ेगा, अब तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो ये अभी तक का पहला स्टेट बना है उत्तराखंड, ठीक है, जो ऐसी कोई बिल ले आया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड प्रियंका। यूनिफॉर्म से बिल्कुल मनु, यस यस, यूनिफॉर्म से बिल्कुल लागू करने वाला सेकंड राज्य गुजरात बनेगा बेटा। हाँ, अभी बना नहीं है बेटा, जब बन जाएगा तब, है ना। और उसके अलावा एक और चीज, ठीक है, कि अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मैंने ये भी बताया था कि गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वो नहीं है जो भारत में लागू किया जाएगा या किया गया है, वो है जो पुर्तगालों के जमाने का चल रहा है जो लॉ, उसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन जब से इंडिया आजाद हुआ है 1947 में, उसके बाद पहली बार किसी राज्य में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है वो है उत्तराखंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन शिवा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताइएगा? ऑपरेशन शिवा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ब्रिटिश के टाइम का है बेटा, वो पोर्चुगल का है, पुर्तगालों के टाइम का है, ठीक है। मनु का आया 4 का बी, वेरी गुड बेटा। और बताएं? प्रियंका का भी आया बी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अमरीश का भी आया बी, वेरी गुड बेटा। गुड इवनिंग रूबी बेटा, गुड इवनिंग। और रूबी का भी आया बी, बहुत अच्छे। चंचल का भी आया बी, बहुत अच्छे। आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे कि बच्चे अपने से इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। इंडियन आर्मी, बिल्कुल सही है बेटा। अच्छा, ऑपरेशन शिवा क्यों लॉन्च किया गया है? आप लोगों को पता है कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, तो वहां पे
जो लोग जा रहे, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, जो डिवोटीज जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उन पे कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए या किसी भी तरीके की उनको कोई दिक्कत ना हो जाए, उनकी देखरेख करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला प्रेसिडेंट या विमेन प्रेसिडेंट बनी है, पहली महिला, पहली चीज, पहला इंसान, पहला कुछ भी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी अलर्ट, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जेनिफर गिरलिंग साइमंस वो कौन सी कंट्री की पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है, या फिर हम बोले पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जेनिफर गिरलिंग साइमंस। तुक्का मारिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। प्रियंका कायस, वाह बहुत अच्छे प्रियंका, बहुत अच्छे चंचल, वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। मनु का भी आया सूरीनेम, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए मैं शॉक्ड हो गई कि बच्चों को ये पता है। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सूरीनेम। अब देखिए इसकी थोड़ी सी हम लोकेशन देख लेते हैं बेटा, क्योंकि कभी कभी ना कमीशन क्या करता है, पहली महिला तो पूछ लिया सूरीनेम है, ज्योग्राफी में कन्वर्ट करके दे देगा कि सूरीनेम की लोकेशन बताइए। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ठीक है कैरेबियन सी है, लेकिन ये देखिए अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है, ऊपर अटलांटिक ओशन हो गया। पहले तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है बेटा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका के नदर्न पार्ट में लोकेटेड है सूरीनेम। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। दूसरा है, एक सेकेंड, दूसरा आ जाएगा कि ये बताओ कि इसके ईस्ट में या पूरब में कौन सा देश है, तो याद रखिएगा फ्रेंच गीना, फ्रेंच गीना जो है, ठीक है, ये इसके ईस्ट में है, और गियाना जो है ये इसके वेस्ट में है, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, यानी कि फ्रेंच गीना जो ये पूर्वी डायरेक्शन में है ये देश, और सूरीनेम के पश्चिमी इस डायरेक्शन में जो देश है वो है गियाना, और नीचे ये है अपना ब्राजील, ठीक है, ये है ब्राजील जहां पे अभी ब्रिक्स हुआ था। ब्रिक्स का कौन सा ये था टाइम, 17th समिट थी, ठीक है बेटा। ये ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, जो ज्योग्राफी बेटा लोकेशन उन्हीं कंट्रीज की 90% आती है जो कंट्रीज न्यूज में होती हैं। बस कभी कभी क्या है कि आपको अमेरिका के बारे में पता होगा, रशिया के बारे में पता होगा, ये बड़े बड़े देशों के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन वो ऐसे कंट्रीज को कमीशन देता है जिसके बारे में बच्चों को ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, और उसी पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अस्त्र मिसाइल, ठीक है, अस्त्र मिसाइल टेस्ट जो है अभी इसको सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक इसका टेस्ट किसने किया है, क्या वो डीआरडीओ है, क्या वो इंडियन एयरफोर्स है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मनु का भी प्रियंका का भी बिल्कुल सही। अमरीश का आया ए, रूबी का आया सी, प्रियंका का आया ए, निधि का भी आया सी। ओके गुड गुड बेटा गुड। देखिए रूबी का आया ए, गुड बेटा। देखिए अच्छा एक मैं हिंट देती हूँ, आपको आंसर इसका प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ठीक है। एक तो ये डिफेंस से रिलेटेड है अपना अस्त्र मिसाइल, और जो मिसाइल है वो एयर टू एयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, एयर टू एयर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एयर टू एयर मिसाइल है कि नहीं। एयर टू एयर मतलब हवा में ही मार गिराने वाला, हवा में उड़ेगी और जो दुश्मन का आएगा मिसाइल जो कि हवा में रहेगा उसको ये मार गिराएगी। ये जमीन पे नहीं जाएगी, पानी में नहीं जाएगी, या आकाश में ही
उस मिसाइल को मार गिराएगी जो कि भारत पे आएगी आक्रमण करने। तो अब बता दीजिए इससे कि कौन और हो सकता है। 6 का बी, मनु का, डिंपल का ए, प्रियंका का इंडियन एयरफोर्स। ओके बेटा, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, क्योंकि मैंने बोला डिफेंस से भी रिलेटेड है और एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो बेटा दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड, आप लोगों ने कमेंट किया, भी बहुत बड़ी बात है। कमेंट करते हैं तो आप तो वैसे ही जंग जीत जाते हैं 50%। ठीक, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इसको हिंदी में भी है। अच्छा चलिए पहले हिंदी भी देख लेते हैं। इसको बनाया है डीआरडीओ ने, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, और भारतीय वायु सेना ने, इंडियन एयर फोर्स ने। ठीक है, पहली बात ये हो गया जो हमारा क्वेश्चन था। दूसरा ये है कि ये भारत में ही बनाया गया है, इसमें हमने किसी और देश की मदद नहीं ली है, तो ये स्वदेशी है, पहली बात। दूसरी बात, सॉरी, तीसरा बेटा, हवा से हवा में, एयर टू एयर, ये जो वर्ड्स में बता रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर टू एयर मिसाइल है, ये याद रखेगा जरूर से। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है कि ये जो एयर टू एयर मिसाइल है, इसको सुखोई 30 है, ठीक है, उसके ऊपर भी रख के इसको चलाया जा सकता है, क्योंकि ये मिसाइल है तो इसको छोड़ने के लिए भी तो इक्विपमेंट होना चाहिए ना, कि इसको लॉन्च कैसे किया जाएगा, है ना, कहाँ से कैसे, मतलब मान लीजिए ये रॉकेट है, रॉकेट को उड़ने के लिए भी तो यहाँ पे एक बेस होता है कि रॉकेट उड़ सके, है ना। तो उसी तरीके सुखोई 30 पे रख के इसको उड़ाया जा सकता है, ताकि एयर टू एयर मिसाइल है, ताकि जो दूसरे देश से जो भी मिसाइलें हवा में आ रही हैं उनको ये अस्त्र मिसाइल खत्म कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। इसकी रेंज क्या होगी बेटा, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। ओके, 100 किलोमीटर। ये इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी एक बार मैं अब इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ आपको, कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है, बट कोई बात नहीं। देखिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसको ये भी कहा जाता है, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि BVRAAM या फिर BV राम का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू। भाई आप बताइए, कुछ ही मीटरों के बाद हम नहीं देख पाते हैं ना अपनी आंखों से, तो यहाँ पे है कि ये 100 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, वहां पे ये जाएगी और दुश्मन की मिसाइल को मार गिराएगी। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द फर्स्ट कंट्री दैट हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। वह पहला देश कौन सा है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। देखिए 2021 में क्या हुआ था कि बेटा तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था, और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए, और तब से 2021 से अफगानिस्तान पे तालिबान का रूल चल रहा है, इसकी हुकूमत चल रही है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अभी तक क्या हो रहा था ना कि तालिबान ने ये जो काम किया है वो बिल्कुल गलत है। ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा अगर हम बोले तो एक आतंकवादी टाइप का ग्रुप है, ठीक है। तो इसको इसीलिए लोग रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे थे कि भाई आपने अफगानिस्तान की जो अच्छी सरकार थी, जो रियल सरकार थी, उसको तो आपने कैप्चर कर लिया, और प्रेसिडेंट जो है वो भाग गए, और फिर आप जबरदस्ती जो है रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नहीं मानेंगे कि आप मतलब अफगानिस्तान पे आपकी हुकूमत है। लेकिन अभी हाल ही में एक देश है जिसने ये बात बोल दी है कि भाई हम मानते हैं कि अफगानिस्तान पे तालिबान का रूल है, तालिबान की सरकार है। तो कौन सा देश है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अमरीश का आया बी, रूबी का आया डी, मनु का आया बी, प्रियंका का भी आया बी, चंचल ठाकुर का आया सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। इंडियन एयरफोर्स, ओके, बिल्कुल सही बेटा। ऑप्शन
बी बिल्कुल सही है, रशिया। ठीक है, रशिया ने ये बात कही है कि हम इसको मान्यता देते हैं कि तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में। अब देखिए बात हो रही है रशिया की, तो बेटा ठीक है, सबको नाम पता होगा, नहीं है तो अब पता चल जाएगा कि रशिया के, हिंदी में भी है ये स्लाइड, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम, या फिर जो राष्ट्रपति उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि ये पूरी वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे टोटल 11 टाइम जोन्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अमेरिका में कितने हैं बताइएगा? अच्छा, अमेरिका में कितने टाइम जोन्स हैं ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यस मैम, मनु, ओके ओके। रूबी बेटा समझ में आ रहा है आपको? कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अमेरिका में कितने टाइम जोन है, या फिर अगर हम हिंदी में कहें, एक सेकेंड, कितने समय क्षेत्र हैं अमेरिका में? रूस में सबसे ज्यादा है 11, क्योंकि भाई ये देश ही इतना बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 11 टाइम जोन्स इसमें हैं। तो यही क्वेश्चन है कि अमेरिका में कितना है, इंडिया में कितना है ये बताइए, अमेरिका और इंडिया दोनों का। ज्योग्राफी का बेटा पार्ट है ये। सोनू का आया 11, रूबी का आया 22। अच्छा 22, 20 बेटा टाइम जोन या फिर समय क्षेत्र जो है अमेरिका में 7 है। ठीक है, अमेरिका में 7 है और भारत में 1 है। बिल्कुल सही। ठीक है, मनु का आया था, भारत में 1 है बेटा, बिल्कुल सही आंसर। और ये कहां से होता है पास, याद रखिएगा। वैसे अगर ऑप्शन आ जाए भारत वाला, इंडिया वाला, ये पास होता है प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज या फिर हम बोले इलाहाबाद, जो भी आपको सही लगे। लेकिन एक यहाँ पे बेटा ट्विस्ट है, अगर ऑप्शन में मिर्जापुर है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है मिर्जापुर। क्योंकि मिर्जापुर जो है वो, ठीक है, वो एरिया वाइज बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इतना ज्यादा फेमस नहीं, इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, और वहां पे ना पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसलिए प्रयागराज से मिर्जापुर सिर्फ 1-1.5 घंटे का रास्ता है। ठीक है, तो लोग प्रयागराज इसको इंडिया के लेवल पे प्रयागराज बोल देते हैं या फिर इलाहाबाद बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी जो है कमीशन मिर्जापुर और प्रयागराज दोनों ऑप्शन में रखा रहता है। कमीशन भी कोई कम नहीं है, वो भी खेलता है बच्चों से। तो बेटा अगर ये 2 ऑप्शन आए तो आपको मिर्जापुर ही टिक लगाना है। मिर्जापुर कालीन भैया, याद है कालीन भैया? अच्छा, इनका नाम कालीन भैया क्यों रखा गया? मैंने अभी तक ये सीरीज देखी नहीं है, लेकिन इनका नाम बड़ा सुना है। कालीन भैया इसलिए नाम रखा गया बेटा क्योंकि मिर्जापुर की जो कालीन है, ठीक है, कालीन आप जानते हैं ना, मैट होता है जो, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग मिला हुआ है इसलिए। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूस की जो संसद है इसका नाम बेटा बहुत ज्यादा स्टेट पीसीएस में और वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये है स्टेट ड्यूमा, इसका नाम है यहाँ की पार्लियामेंट का या फिर संसद का। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का? प्रियंका, हाँ बिल्कुल प्रियंका बेटा, एक ही है, बिल्कुल सही। हाँ, इंडिया 5.5 घंटे आगे, बिल्कुल सही मनु बेटा, बिल्कुल सही। नैनी गांव से मिर्जापुर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही सोनू बेटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? रूबी आ रहा है बेटा? अमरीश, डिम्पल और अरे यार ऊपर नहीं जा, समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो आप पूछते चलिए बेटा। निधि आ रहा है ना समझ में? ओके बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा अर्थुंकल पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये अभी जो हाल ही में ये पहला ऐसा पुलिस स्टेशन मिला बना है भारत का, ठीक है, जिसको ISO मतलब ये सर्टिफिकेशन दिया है
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने या फिर BIS ने, जिसको कि हिंदी में हम बोलेंगे भारतीय मानक ब्यूरो ने, कौन ये अर्थुंकुला पुलिस स्टेशन को अपना सर्टिफिकेट दिया है। और ये पहला पुलिस स्टेशन ऐसा बना है जिसको कि BIS ने ऐसा कोई सर्टिफिकेट दिया है। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि ये पुलिस स्टेशन कौन से स्टेट में है, ये बताइए। कौन से राज्य में है ये अर्थुंकल पुलिस स्टेशन, कौन से राज्य में है? थोड़ा गैस करने की कोशिश करिए ऑप्शन देख के और नाम सुन के। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन कहाँ पे हो सकता है? प्रियंका का आया, ओके डिम्पल बेटा, ओके। 8 का C आया, मनु का, गुड। रूबी का भी C, प्रियंका का भी केरल, निधि का भी C, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। अमरीश का भी C। हाँ, पता है ऐसे ही क्वेश्चन बेटा होते हैं। जो टॉपर होता है ना, उसको भी बेटा 100 में से ना 50 से ज्यादा आंसर्स नहीं आते। वो भी 50 तो मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, ठीक है। कभी कभी एक्सेप्शन होते हैं जिन बोलते हैं जो हमें 55 आ रहे थे, 60 आ रहे थे। कभी कभी लोग भावनाओं में बह के भी बोल जाते हैं क्योंकि रिजल्ट आ गया। रियलिटी ऐसी नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में अलग प्रेशर होता है। तो ऐसे ही बेटा नाम को पढ़ के, शब्दों को तोड़ के, जो मैं आपको प्रैक्टिस करा वैसे ही डेफिनेशन वगैरह देख के आंसर इंसान गैस करता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाती हूँ ताकि आप शब्दों को, आपको प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, और ये आपके सारे सब्जेक्ट्स पे लागू होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। पिनरई विजयन जो है वो केरल के CM है, ठीक है। उसके अलावा ये भी देख लेते हैं, भारत की पहली जो हाइड्रोजन फ्यूल फेरी बोट है, ठीक है, उसको PM मोदी जी ने केरला में लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन नौका का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में किया। ओके, अब केरल के बारे में भी देख लेते हैं। ये हिंदी में भी है बेटा, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने कोझिकोड जो शहर है केरला का, उसको बोला है कि वो सिटी ऑफ लिटरेचर है, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर। कौन? कोझिकोड शहर केरल का सिटी ऑफ लिटरेचर, या फिर साहित्य का शहर, हिंदी में बोले तो साहित्य का शहर। केरला का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है वो कहाँ पे खुला है? केरल की राजधानी यानी कि थिरुवनंतपुरम में। ओनम पूछा जाता है बेटा, ओनम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओनम कहाँ मनाया जाता है। ओनम मनाया जाता है केरला में, ठीक है, और पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। इन दो त्योहारों में बच्चे जो, ये आता है आर्ट एंड क्राफ्ट, सॉरी आर्ट से है बेटा, ये रिलेटेड हमारा पार्ट, ठीक है, इंडियन आर्ट से। तो उसमें पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर में कि ओनम कौन से राज्य का त्योहार है, तो बच्चे तमिलनाडु और केरल में कंफ्यूज होते हैं, तो केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है। उसके अलावा यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से हैं ये केरल में 6 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान? तो एक है बेटा इराविकुलम, दूसरा है पेरियार, तीसरा है साइलेंट वैली, चौथा है मथिकेतन शोला, पांचवा है अनामुडी शोला, और छठा है पंबादम शोला राष्ट्रीय उद्यान। ये ज्योग्राफी में बेटा क्वेश्चन आता है मैच करने वाला, या फिर डायरेक्ट एक दे देगा और बोलेगा ये बताइए कि एराविकुलम नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कि केरल में है, ठीक है। ये हिंदी में भी है, आप देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा बेटा, ठीक। केरला इज लोकेटेड एज, हाँ, वेस्टर्न घाट में, बिल्कुल बिल्कुल मनु बेटा, वेरी गुड, वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है केरला, ठीक है। केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब वेस्टर्न घाट में है। ईस्टर्न घाट में जैसे अपना तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप अरोमा क्लासेस कि किसी भी बैच को इस टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चा, ऑनलाइन बैच, ठीक है, तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बैचेस पे, किसी भी कोर्स के ऑनलाइन बैचेस पे 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जल्द से जल्द आप इन बैचेस को ज्वाइन करें और ये जो स्कीम है अरोमा क्लासेस की, उसका लुफ्त उठाएं, ठीक है, क्योंकि लुफ्त मतलब, हाँ, सब्जेक्ट को आप जीना सीखो, मेरा यही है एक फंडा, सब्जेक्ट को जीना सीखो, बात खत्म। इस टाइम बारिश का मौसम हो रहा है, मानसून क्या है भाई, बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, बस अगर आपने पढ़ा है तो दिमाग में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो बस किताब खोलो, देखो अच्छा ऐसे होती है बारिश, ओ ठीक है, अपने आप चीजें अच्छी हो जाती हैं बेटा। नेक्स्ट है, अब आगे ये स्कीम, इसमें पूछा गया है कि भारत में विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां सृजित करने की योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया है? What budget is allocated by the Union Cabinet for a scheme to create over 3.5 crore new jobs in India, especially in the manufacturing sector? बताइएगा। रूबी का आया ए, मनु का आया ए, निधि का आया ए, प्रियंका का भी ए, चंचल का भी ए, एस का आया 10 का सी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, ये मैंने ऑप्शन ऐसे क्यों रखा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी बेटा ऐसे ही एलिमिनेशन टेक्निक निकालनी होगी। यहाँ पे भी लाख है, यहाँ पे भी लाख है, यहाँ पे भी लाख है, लेकिन यहाँ पे 1000 है, 99,000 करोड़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ना, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे बेटा आप तुक्का लगाओ, ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप परेशान मत हो। ऐसे तुक्का लगाओ कि यार ये थोड़ा अलग सा लग रहा है ना, सब में तो यार 10 लाख है, 2 लाख है, 9 लाख करोड़ है, लाख 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 की बात हो रही, लेकिन एक लौता ऐसा है जहां पे 99,000 करोड़ की बात हो रही है, तो ये हजारों में आ रहा है, ठीक है। तो कमीशन ऐसा ऑप्शन देता है जो थोड़ा अलग लगता है ना सबसे, वही उसका करेक्ट आंसर होता है 90%। 10 में से 9 क्वेश्चंस बेटा ऐसे आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 इसका सही है, या फिर ऑप्शन डी। समझ में आया? सोनू का आया था 4, वेरी गुड बेटा। रूबी का आया था 10 लाख करोड़, ओके बेटा, गुड। लेकिन ये टेक्निक समझ में आ रही है आप लोगों का, ऐसे समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ओके बेटा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है ना, 99,000 मतलब 99.46 करोड़, 99.4000 करोड़, ये 1000 में आ रहा है, बाकी लाख में है, तो ये एक्सेप्शन है। चलिए, अब इस स्कीम के बारे में, ठीक है, मैं हिंदी वाला भी खोल देती हूँ। इतना पढ़ेंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि हाँ, कभी कभी होता क्या है कि जो लिखा रहता है ना उसको समझने में भी मुश्किल आ जाती है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, इसमें क्या बोला गया है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है, मतलब रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन है। रोजगार मतलब लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2025 से 2027 के बीच में हम तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, जिनमें से तकरीबन मैं आपको जो बताती जा रही हूँ बेटा, इसको आप लिखते जाना, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये न्यूज़पेपर की और पीआईबी की बात है। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ऑफिशियल साइट है, वहां से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ मैं। क्योंकि क्वेश्चंस आप पूरे कहीं भी, आप किसी भी आप बुक में देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे, अगर मान लीजिए हिंदू में आपने हिंदू न्यूज़पेपर में देखा कोई डेटा दिया है 1.5, ठीक है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी कोई बुक आप देखते हैं वहां पे लिखा है 1.6, ठीक है, कहीं पे लिखा है 1.7,
लेकिन अगर पीआईबी ने लिख दिया है 1.4 और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ गया सेम ऑप्शन के साथ 1.5, 1.6, 1.7, 1.4, तो बच्चे क्या है कि जो पढ़े रहते हैं उस पर टिक लगा देते हैं, बोलते यार मैंने ये किताब पढ़ी थी इसमें 1.6 था, मैं इस कोचिंग में पढ़ा था इसमें 1.7 था, मैं ये पेपर पढ़ी थी उसमें 1.5 था। लेकिन बेटा आयोग सबको गलत मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि जो सरकार की ऑफिशियल साइट है पीआईबी उसने 1.4 बोला है। इसीलिए मैं आपको डेटा यहां से उठा के देती हूं ताकि बिल्कुल भी आप गलत ना कर सकें। ठीक है, देखिए गलती होना लाजमी है, बिल्कुल सही बात है, गलती होगी नहीं तो हम इंसान नहीं, पहली बात। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें कहाँ से चीजें बिल्कुल सटीक पढ़नी है जहां से कमीशन चाह के भी हमारा नंबर ना काट सके, तो वो है पीआईबी। ठीक है, 1.4 ही मानेगा वो सही, जिसकी वजह से बच्चे बोलते हैं कि कमीशन का ये आंसर गलत है, वो आंसर गलत है और धरना देने बैठ जाते हैं। बच्चे वो पीआईबी खोल के नहीं देखते हैं ना, क्योंकि पीआईबी में तो डेटा अलग रहता है। ये है रियलिटी बेटा। चलिए, इसमें वही बोला गया है कि रोजगार देने की बात की गई है। रोजगार में वही है कि 3.5 करोड़ लोगों को 2 साल के अंदर 2025 से लेके 2027 के बीच में जॉब देनी है, जिनमें से तकरीबन 1.92 करोड़ लोग, तकरीबन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इतने लोग ऐसे होने चाहिए जो पहली बार जॉब कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। इसमें क्या है बेटा कि देखिए यहाँ पे जो नौकरी कर रहा है और जो नौकरी दे रहा है, दोनों को ही सरकार जो है वो इंसेंटिव देगी, दोनों को ही वो प्रोत्साहन देगी पैसे के तौर पे। देखिए मान लीजिए कि कोई इंसान है, मोस्टली क्या है, अगर आपको इसका पहले तो आपको अगर इस स्कीम का लाभ उठाना है तो अपने आप को ईपीएफओ का एग्जाम भी होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, है ना, इसका एग्जाम भी होता है जो कि यूपीएससी लेती है बेटा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप प्लीज दिया करें, सारे एग्जाम्स दिया करें, भले ही सिलेक्शन हो ना हो, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी और एक दिन घुटने टेक देगी आपकी किस्मत, आपका सिलेक्शन होगा जरूर। ठीक है, तो ईपीएफओ में पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए अगर आप नौकरी करने गए, मान लीजिए ये एक कंपनी है उसका नाम है एक्स और आप नौकरी करने गए और ये जो कंपनी है वो आपको एक महीने में 1 लाख रुपए दे रही है, मान लीजिए 1 लाख रुपए दे रही है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस कंपनी में नौकरी करना जैसे ही शुरू करेंगे अपने आप को आप ईपीएफओ में रजिस्टर करवा देंगे। जैसे आप ईपीएफओ में रजिस्टर करवाएंगे उसके बाद आप ये जो स्कीम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव या फिर रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि सरकार क्या करेगी, ठीक है, सरकार आपको 15,000 रुपए की इंसेंटिव देगी या फिर प्रोत्साहन देगा। 15,000 रुपए भी 2 बार में मिलेगा। पहले आप 6 महीने इस कंपनी में नौकरी कर लेंगे तब आपको मिलेगा, फिर दूसरी बार 1 साल जब आप पूरी नौकरी कर लेंगे तब आपको बाकी का अमाउंट देगी सरकार। और सरकार कितना देगी वो सरकार मतलब बाद में बताएगी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि पूरा 15,000 है 1 साल में, जिनमें से पहले 6 महीने में एक बार आपको 15,000 में से कुछ पैसे दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, फिर दूसरी बार बाकी के बचे हुए पैसे सरकार देगी 1 साल के अंदर, अगर आप उस कंपनी में एनरोल हैं और आपके जो पैसे हैं वो 1 लाख से कम है और आप ईपीएफओ में अपने आप को रजिस्टर करवा दिए हैं। थोड़ी ये टफ स्कीम है इसलिए मैं बार बार अलग वे में बता रही हूँ, ठीक है। ये तो हो गया जो नौकरी करने जा रहा है उसको क्या मतलब कैसे मतलब सरकार पैसा देगी। अब क्या है दूसरी बात, जो नौकरी दे रहा है उसको भी सरकार पैसा देगी, ठीक है। मान लीजिए ये आप हैं, ये है कोई कंपनी एक्स, ये आपको नौकरी दे रही है, तो सरकार ने कहा है कि मान लीजिए ये कंपनी है, कंपनी के अंदर ठीक है 50 लोग होने ही चाहिए, ठीक है। अगर 50 लोग नहीं है तो तभी ये इंसेंटिव होगा, अगर 50 लोग नहीं है तो भैया आप कैसे भी करके लोगों को रखिए और अपनी 50 की जो ये लिमिट है उसको बना लीजिए। तो कंपनी बोली यार हमारे यहाँ तो सिर्फ 49 लोग हैं और अगर हमें इस स्कीम का फायदा उठाना है और अपने आप को ईपीएफओ में रजिस्टर करके इस स्कीम का फायदा उठाना है तो हमारे पास एक इंसान की कमी है।
तो वो इंसान आप होंगे। आप नौकरी लेने गए, कंपनी ने बोला भाई हम आपका स्वागत करते हैं, आपको हम नौकरी देंगे। फिर क्या होगा कि अगर कंपनी आपको 10,000 रुपए से कम पैसा देगी, ठीक है, एक महीने, तो उसमें सरकार इस कंपनी को 1,000 रुपए का प्रोत्साहन अमाउंट देगा या फिर इंसेंटिव देगा। ठीक है, ये स्लैब है, अलग अलग स्लैब है, इतना आपको डिटेल नहीं याद करनी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो नौकरी करने जा रहा है उसको भी सरकार पैसा देगी और जो नौकरी दे रहा है उसको भी सरकार पैसा देगी। क्यों? ताकि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। ये है इस स्कीम का एक नट शेल में, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मतलब। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बताइएगा, समझ में आई है स्कीम? बिल्कुल बिल्कुल रूबी बेटा, बिल्कुल। ओके बेटा, ओके। अच्छा, ये स्कीम समझ में आई है? स्कीम थोड़ी टफ है, बच्चों को बहुत टफ लगती है, इसलिए बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। बताइए, समझ में आया ये स्कीम? निधि को आया, रूबी को भी आया, मनु को भी, अमरीश को भी। ओके बेटा, यही है स्कीम बेटा। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा आपको टफ लगेगी, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, लेकिन नटशेल में जो मैंने आपको बताया यही है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये क्यों ऐसा करना चाह रही है सरकार? क्योंकि ये जो भारत है ना, जहां पे लोग नौकरी करने जा रहे हैं, उसको एक फॉर्मल सेक्टर बनाना चाहती है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनाना चाहती है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? अलग जगह अलग अलग चीजें होती हैं। मान लीजिए अगर किसी एक कंपनी की बात हम करते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पे मिनिमम 10 लोग होने चाहिए काम करने वाले, लेकिन वहां पे सिर्फ 8 लोग हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं कहलाएगी, क्योंकि सरकार की क्राइटेरिया के हिसाब से, सरकार के हिसाब से कम 10 लोग होने चाहिए जो उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। और अगर आपके पास 10 लोग नहीं है तो आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर आपके पास 10 लोग हैं तो आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, तो वही है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर एक बनाना चाहती है। देखिए, यहाँ पे मिनिमम 50 लोग होने चाहिए, अगर 50 नहीं है, 49 है, तो एक इंसान को नौकरी देगी कंपनी, ताकि वो 50 हो सके और नौकरी। देखिए, इस कंपनी को तभी इस स्कीम का बेटा फायदा होगा जब सरकार की दी गई 50 वाली जो ये लिमिट है उसको कंपनी पूरा कर ले। अगर कंपनी के पास मान लीजिए 30 लोग हैं तो 20 लोगों की कमी हो गई ना, 50 में से 30 गया तो बचा 20, और मान लीजिए बस 30 ही लोग काम कर रहे हैं, तो फिर कंपनी क्या करेगी? 20 लोगों को नौकरी देगी। जब ये 20 लोगों को नौकरी दे देगी और 50 बन जाएंगे, तब जाके इसको इसका फायदा मिलेगा, इस स्कीम का। ठीक है, और देखिए बहुत बार क्या होता है बेटा कि जो लोग पहली बार जाते हैं, ठीक है, उनको तो 15,000 का मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि आप कंपनी स्विच करते हैं, कंपनी स्विच करते हैं। अभी जैसा आप सिलेक्शन लेंगे, आपकी पहली जॉब होगी, लेकिन मान लीजिए कभी कभी प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि भाई हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें 6,000 मिल रहा है, हम इसको छोड़ देंगे, हम दूसरी कंपनी में जाएंगे, हमें वहां पे 10,000 मिल रहा है, तो ये उनकी दूसरी नौकरी हो गई। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है भैया प्रॉफिट तो सबको देना है, मतलब इंसेंटिव तो सबको देना है, लेकिन ज्यादातर 3.5 करोड़ लोगों में से ज्यादातर कोशिश करनी है कि तकरीबन देखा जाए, अगर राउंड ऑफ देखे तो 2 करोड़ लोगों को ऐसे होने चाहिए, 2 करोड़ लोग 3.5 करोड़ लोगों में से जो पहली बार नौकरी करने आ रहे हैं। ठीक है, ये स्कीम थोड़ी टफ थी, इसलिए मैं आपको इतना टाइम लेके बताई हूँ। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला है, बिल्कुल अलर्ट मोड पे हो जाइए, पहला है। ठीक है, भारत का पहला या फिर इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम का नाम बताइए, या फिर भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना का नाम क्या है, ये बताइएगा। 10 का आया सी, निधि का भी आया सी, मनु का भी आया सी, रूबी का भी, प्रियंका का भी सी। ओके बेटा, ओके ओके, गुड। ओके ओके, देखिए अमरीश का भी आया सी, गुड। डिम्पल का आया ए,
गुड, वेरी गुड। देखिए बेटा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बट वेरी गुड, सबने आंसर दिया। ठीक है, पीएम ई ड्राइव नाम है, ई से यानी इलेक्ट्रिक, है ना। ई क्यों रखा जाता है? इलेक्ट्रिक के लिए रखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म। इस स्कीम का नाम है पीएम ई ड्राइव। ये है स्कीम। चलिए इसको हिंदी में भी देख लीजिए, देख लीजिए बेटा। ये भी थोड़ी आपको टफ लग सकती है। इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, एक बार मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बता दूं, फिर उसके बाद आप रीड कर लीजिए अगर आपको ये समझ में आ जाए। देखिए इसमें क्या है, इस स्कीम में सरकार क्या कर रही है कि आपने देखा होगा ना, डीजल वाले ट्रक चलते हैं, डीजल वाले, डीजल वालों की बात हो रही है बेटा, है ना। डीजल वाले ट्रक चलते हैं, उससे क्या होता है बेटा, पोल्यूशन बहुत होता है ना, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है डीजल से। तो सरकार क्या बोल रही है कि सरकार बोल रही है कि भाई ये जो डीजल वाले ट्रक है ना, तो जो ओनर है, मान लीजिए कि ये आप हैं, आपका एक ट्रक है जो कि डीजल से चल रहा है, तो सरकार बोले कि भाई ऐसा है, आप अपना ये जो डीजल वाला ट्रक है, आप कहीं जाओ, किसी इंसान के पास एक अथॉरिटी होती है ना, वहां पे स्क्रैप कर दो। मतलब एक तरफ से आपने सुना होगा, दिल्ली में जो गाड़ियां हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं डीजल वाली, उनको स्क्रैप किया जा रहा है। स्क्रैप मतलब कि वो गाड़ियों को आप हटा दो, वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। और बदले में जिनको आप दोगे, मान लीजिए एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, आपने क्या बोला, आपका डीजल वाला ट्रक है, आप गए एक इंसान के पास, उसका नाम है वाई। वाई ने बोला कि ठीक है, हम आपका जो डीजल वाला ट्रक है उसको हम खराब कर देंगे। खराब मतलब स्क्रैप का मतलब है कि वो किसी काम का ही नहीं रहेगा ना। क्यों भैया, क्यों उसको जबरदस्ती चलाना, किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, हम वो आपका ट्रक ले लेते हैं, डीजल वाला ट्रक ले लेते हैं, और हम आपको ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई आपने हमसे डीजल वाला ट्रक जो है बेच के नया ट्रक खरीदा है। जो नया ट्रक होगा बेटा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक ट्रक होगा। ओके, इलेक्ट्रिक ट्रक होगा। अब उसके बाद क्या होगा, मतलब वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आप गए, डीजल वाला ट्रक इनको आपने बेच दिया, इन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, फिर वो सर्टिफिकेट लेके आप जाएंगे और आपको एक ई ट्रक ट्रक की दुकान से मिल जाएगा। मान लीजिए ये ट्रक, ये जो ट्रक था जितनी भी कैपेसिटी का है, मान लीजिए ये 12 टन का था ट्रक जो डीजल वाला है, तो आपको 12 टन का ही ई ट्रक यानी इलेक्ट्रिक ट्रक दिया जाएगा। ओके, ये है इस स्कीम का मतलब एक नटशेल में। और ये क्यों बनाया गया है, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ये योजना कब लागू होगी, तो याद रखिए ये योजना 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। और इसमें और भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको इंग्लिश में बेटा स्लाइड कर लेती हूँ, फिर मैं समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे और भी हैं पैरामीटर्स इसके कि क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या होगा। देखिए जब आप ई ट्रक लेंगे ना, तो ई ट्रक लेने के साथ, मान लीजिए आपने महिंद्रा का लिया है ई ट्रक, है ना, तो महिंद्रा कंपनी आप सबको पता है कितनी बड़ी कंपनी है। तो महिंद्रा कंपनी जो है वो आपको 5 साल की वारंटी देगी, या फिर 5 लाख किलोमीटर वो ट्रक चलने की वारंटी देगी। मतलब कि जब तक आपका ट्रक 5 लाख किलोमीटर नहीं चल जाता है, तब तक वो पूरी वारंटी में है महिंद्रा कंपनी के, या फिर 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक। कोई सा भी जो जल्दी पहले हो जाए, मान लीजिए कोई ट्रक है, वो ई ट्रक है, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और 2 साल के ही अंदर उसने 5 लाख किलोमीटर अपना पूरा चलाई कर ली है, ठीक है, तो फिर इसकी जो 5 लाख वाली, जो 5 लाख किलोमीटर वाली जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी हो जाएगी, मतलब वारंटी कंप्लीट हो जाएगी। या फिर मान लीजिए कोई ट्रक है जो ज्यादा नहीं चला, वो 5 साल तक जो है, 5 साल तक उसने बस 20,000 किलोमीटर ही चलाई की है, तो ठीक है, तो ऐसा क्या होगा कि 5 साल वाला क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। ये है एलिजिबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है, जो आप
ट्रक देंगे बेटा, जो पुराना ट्रक आपने डीजल वाला ट्रक दिया है वो ऐसा होना चाहिए कि वो 5 साल की वारंटी में हुआ रहना चाहिए या फिर 2.5 लाख किलोमीटर चला रहना चाहिए। ठीक है, जो आप ट्रक बेचेंगे, जो आप स्क्रैप करने में डालेंगे, ये उस ट्रक की बात हो रही है। ठीक है, जो डीजल वाला ट्रक आप बेच रहे हैं, जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो उस सर्टिफिकेट पे वो लिखेगा कि भाई ये जो ट्रक है वो अभी इतने साल की वारंटी में था या फिर ये इतने किलोमीटर चला हुआ था, और वो जितना सर्टिफिकेट पे जो बात लिखी रहेगी उसी के हिसाब से आपको ई ट्रक में सारी चीजें, जो नया आप ई ट्रक खरीदेंगे, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। ये है ये स्कीम, समझ में आया? ये स्कीम भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। चंचल का है ये, डिम्पल का भी आया था ए। ओके बेटा, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चंचल, समझ में आई ये स्कीम? हिंदी में भी देख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिए। रूबी को भी आ गई समझ, प्रियंका को भी आ गई, गुड बेटा। किसी को कैसा भी डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बस फैक्ट्स हैं कि भाई दीपिका पादुकोण, आप सबको पता है वो इंडियन एक्ट्रेस है, वो पहली ऐसी भारतीय अभिनेत्री बनी है जिनको हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार दिया गया है। ठीक है, दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। उसके अलावा सुकन्या सोनोवाल, ये आईआईटी गुवाहाटी की स्टूडेंट हैं, इनको कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। या फिर हम यहाँ पे देखें, आईआईटी गुवाहाटी की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है। कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर या फिर राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत, ये नाम इंपॉर्टेंट है बेटा। किसको चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल को। इसके अलावा जो सेल है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदी में भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसने क्या किया है? इसने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपने पहला आ गया बेटा, पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय का आधिकारिक उद्घाटन किया है। मतलब कि इसने अपना पहला ऑफिस खोला है इस सेल ने, कहां पे? दुबई, जो कि यूएई में है। ठीक, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगा स्वियाटेक, ठीक है, ईगा स्वियाटेक, ये पोलैंड की हैं, इन्होंने विंबलडन जीता है। आपको पता है अभी विंबलडन चल रहा था। ठीक है, मेंस का भी हो गया, वो मैं आपको कल नाम बता दूंगी कि कौन जीते हैं, स्पिनर है वो। ठीक है, ईगा स्वियाटेक जो है वो पोलैंड की हैं। देश भी पूछता है कि वो कौन से देश की हैं, पोलैंड की हैं। उन्होंने हाल ही में विंबलडन टाइटल जीता है। किसको हराया है उन्होंने? यूनाइटेड स्टेट्स की या फिर अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा, नाम भी इतने टफ होते हैं, अमांडा अनीसिमोवा को हरा के ये खिताब जीता है विंबलडन का। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा शायद आज का लास्ट है, हरिकृष्णन ए रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, ये क्वेश्चन पूछता है। हरिकृष्णन ए रा जो है वो अभी 87th ग्रैंड मास्टर हमारे बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर मतलब कौन सा ये खेल है? ये हुआ चेस। ठीक है, ग्रैंड मास्टर चेस गेम में होता है बेटा। ठीक है, जिस तरह हमने देखा डी गुकेश हो गया, प्राग्नंदा हो गए, इनफैक्ट वैशाली जो कि उनकी सिस्टर है और प्राग्नंदा की, ये सारे लोग ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। ठीक है, विदुत हो गए। तो अभी जो हमारे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस गेम के, वो हैं हरिकृष्णन ए रा, ये 23 साल के हैं। अच्छा, मैं आपको सेल के बारे में अभी पढ़ाई, तो बेटा सेल याद रखिएगा, सेल एक महारत्ना कंपनी है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, याद रखिएगा, महारत्ना कंपनी है। और भारत में टोटल 14 महारत्ना है।
ठीक है, जैसे कि भेल, गेल, सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, सीआईएल हो गया, आरईसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये सारे जो हैं, ठीक है, बाकी और भी नाम है जो अभी मुझे इतने याद नहीं आ पा रहे, ये सारे टोटल मिला के 14 ऐसे कंपनीज हैं जो कि महारत्ना के लिस्ट में शामिल हैं। ओके, याद रखिएगा 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का फैक्ट। चलिए, ये था हमारा आज का बेटा करंट अफेयर्स। बाकी हम कल मिलेंगे यही सेम टाइम 4 बजे शाम को। और सी ऑफ करने से पहले मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अरोमा क्लासेस के ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ऑनलाइन बैचेस पे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने पे 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी कंपटीशन की बेटा तैयारी कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द इस स्कीम का लाभ उठाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, बाकी एक बार मैं पूछती हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए। टेक केयर, टेक केयर। ओके चंचल, थैंक यू बेटा। ओके बेटा, थैंक यू मनु। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा देते और स्पीड थोड़ा बढ़ा देते तो सही रहता। ओके बेटा, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा पता है होता क्या है कि अब मैं जिस तरह ये स्कीम आपको पढ़ाई थी, क्योंकि ये स्कीम अभी न्यूज में थी, है ना, उसी स्कीम से बेटा इतने क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, इसलिए इसको समझाना पड़ जाता है। अगर मान लीजिए ये स्कीम से मैंने ये पूछ लिया होता कि इस स्कीम का दूसरा क्वेश्चन हो जाता कि ये स्कीम कब से लागू होगी, क्या क्राइटेरिया, ये तीसरा हो जाता, चौथा हो जाता कि क्यों किया गया है ना। तो ऐसे एक स्कीम में बेटा कम से कम 7-8 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी बन जा रहे हैं। या फिर इसका ही पूछ लेते कि ये स्कीम है क्या, कब लॉन्च की गई है, क्यों लॉन्च की गई है, कितने लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कितना पैसा इसके लिए है ना। तो एक स्कीम से या फिर एक पॉइंट से ही बहुत क्वेश्चंस बेटा बन जाते हैं, इसलिए मैं वो पहले सोचती हूँ स्कीम पढ़ा दूं, क्योंकि अगर स्कीम देखेंगे 7-8 क्वेश्चन ये अकेले एक स्कीम से, उसके अलावा जो क्वेश्चन है लिखा वो भी है। बताइए, अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाने तो वो स्कीम से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बना दूंगी, कि जिस तरह अगर मान लीजिए अभी 14-15 हो रहे हैं तो हो जाएंगे 50-60 हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन में है उसके 5-6 क्वेश्चंस बेटा बन जाएंगे। आज टाइम कम दे। अच्छा बेटा, वैसे ना ये टाइम जो है 45 मिनट्स का है मैक्सिमम, 45 मिनट्स या फिर 1 घंटे का है लेक्चर, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेती हूँ, मैं खुद टाइम नहीं देखती ताकि आपको समझ में आ जाए। सही है डिम्पल बेटा? प्रियंका बेटा आप बताइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू निधि।